रूल 32 तक हमारा कंप्लीट हुआ था, उसको बस शॉर्ट एक रिवीजन, थोड़ा मोड़ा जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, है ना, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा बताइए, ऑल मनीज रिसीव्ड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट शैल ब्रॉट इनटू द गवर्नमेंट अकाउंट विदाउट डिले, ये कौन सा रूल में बताया गया? रूल नंबर 7 में बताया गया। और आज के दिन में आज ही हमको सुमन विश्वास जी के द्वारा एक मैसेज आया था, और उन्होंने आज हमको एक फ़ोटो भी भेजे हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा। जो डीटीआर आज के समय पे निकल रहा है ना, आप आईटी 2.0 आज हमारा चल रहा है, और आईटी 2.0 में देखिएगा जब डीटीआर हमारा जनरेट हो रहा है उस जगह पे कौन सा पैसा कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा और कौन सा पैसा पब्लिक फंड में जाएगा, उसका उसके बारे में जिक्र कर दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए मनी ऑर्डर का आपका कमीशन है ना, अब जैसे मनी ऑर्डर का कमीशन अगर हम डिपार्ट, एक मिनट प्लीज़ वेट करिए, एक मिनट प्लीज़ वेट करिए, है ना। 3 पार्ट में डीटीआर है बिल्कुल, पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 2। तो चलिए, आप लोगों के पास भी डीटीआर रहेगा, तो एक काम करिए, कोई एक बड़ा वाला ऑफिस मान लीजिए जिसमें कुछ काम वाम हुआ है, कोई ट्रांजैक्शन आप किए हैं, उसका एक डीटीआर बना के थोड़ा ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। हरिंद्र जी, मंदाकिनी जी, आप में से जो भी हो, एक बार ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और उस डीटीआर को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वहाँ पे आपका कौन सा पैसा कौन सा फंड में जा रहा है उसके बारे में भी लिखा जा रहा है ना। जैसे मान लीजिए मनी ऑर्डर का कमीशन, ये पैसा हमको दोबारा कस्टमर को देना है कि नहीं बताइए? ये पैसा हमको कस्टमर को वापस करना है कि नहीं? नहीं करना है, तो ये पैसा कौन सा फंड में जाएगा? ये पैसा कौन सा फंड में जाएगा? पब्लिक अकाउंट पे नहीं है सुशांत जी, कंसेप्ट समझिए। जो पैसा हमको पब्लिक को वापस करना है वो पैसा जाएगा पब्लिक अकाउंट पे, जो पैसा हमको पब्लिक को वापस नहीं करना है वो जाएगा कंसोलिडेटेड, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें चला जाएगा। तो आप देखिएगा डीटीआर, कल आप लोग देखिए ऑफिस में जाके, डीटीआर में आपको देखने को मिल जाएगा कि वो पैसा जो है आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जा रहा है ना। देवेंद्र जी कोई बात नहीं, आप डीटीआर ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा, उस दिया जाएगा, उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो पैसा हमको पब्लिक को वापस करना है, अब जैसे मान लीजिए मनी ऑर्डर बुक किया जाता है तो उसका एक प्रिंसिपल होता है ना। जो पैसा मतलब जो वैल्यू है वो पैसा हमको वापस करना रहेगा कस्टमर को, तो देखिएगा जब आप डीटीआर को देखेंगे उस जगह पे वो पैसा आपका पब्लिक अकाउंट पे जाएगा, जिसके बारे में कौन सा रूल में बताया गया, पब्लिक अकाउंट के बारे में कौन सा आर्टिकल पे बताया गया, पब्लिक अकाउंट के बारे में कहाँ पे बताया गया? 266 के 2 में बताया गया है ना। तो पब्लिक अकाउंट में चला जाएगा पैसा, ठीक है। तो ये हमको अच्छा लगा, थैंक यू सुमन जी कि आपने हमको ये डीटीआर शेयर किए थे, है ना। तो हमको भी मेरा कंसेप्ट पहले से मोटा मोटी आइडिया तो था ही हम लोगों को, बट ये देखने के बाद और थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। आप लोग भी देख लीजिएगा तो दिमाग में बैठ जाएगा, कभी आप लोग भूलिएगा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। फॉर्म नंबर जिसमें हम लोग रिसिप्ट इशू करते हैं, कौन सा फॉर्म के माध्यम से हम लोग रिसिप्ट इशू करते हैं, फटाफट से बताइए पब्लिक चैट में। गार 6, वेरी गुड, इसको भूलना नहीं है, एकदम याद रखना है। मिसलेनियस डिमांड्स के बारे में कौन सा रूल पे बताया गया? मिसलेनियस डिमांड्स के बारे में रूल नंबर 17 में बताया गया, बहुत बढ़िया, रूल नंबर 17 पे बताया गया। एनुअल स्टेटमेंट हमको सबमिट करना है, अंडर विच रूल ऑफ जीएफआर एनुअल स्टेटमेंट सबमिट करना है, कौन सा रूल के तहत? 18 या 19 बताइए, 18 या 19? 18 में क्या था? रेमिशन ऑफ रेवेन्यू था, और 19 में आपका एनुअल रिपोर्ट था, 19 में आपका एनुअल रिपोर्ट था, है ना। और ये एनुअल स्टेटमेंट जो हमको सबमिट करना होता था, इसमें मिनिमम अमाउंट कितना था, मिनिमम कितने अमाउंट को रेमिशन किया जाएगा तब जाके करना था, 1000 एंड अबोव जो अमाउंट रहेगा वो आपका हमको रिपोर्ट करना होता था, है ना, 1000 एंड अबोव। और ये रिपोर्ट कब तक करना होता है, रिपोर्ट के डेट क्या है, कब करना रहता है ये रिपोर्ट? 1 जून ऑफ द ईयर, 1 जून ऑफ द ईयर, है ना। पिछला जो भी हमारे ईयर में जो भी हमारा हुआ था 1 जून ऑफ ईयर में इसको हमको रिपोर्ट करना रहता है। कौन सा वो डिपार्टमेंट है जिसको रिपोर्ट करना नहीं होता है? कौन सा डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना नहीं होता है? डीओपीटी नहीं है, डीओपी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को रिपोर्ट नहीं करना होता है ना। रूल 21 में क्या बताया गया? रूल 21 फटाफट से बताइए। स्टैंडर्ड ऑफ
स्टैंडर्ड्स ऑफ फिनेंशियल प्रोप्राइटी के बारे में बताया गया है ना। चलिए, इसके बाद हम लोग कुछ और भी देखे थे, डेलीगेशन वगैरह, ये सब उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट भी है। अच्छा बताइए, स्पेशल अलाउंस के बारे में, स्पेशल अलाउंस के बारे में कौन सा एफआर में बताया गया? स्पेशल अलाउंस के बारे में कौन सा एफआर में बताया गया? स्पेशल अलाउंस के बारे में कहाँ पे बताया गया था? 9 के 25 में, एफआर 9 के 25। देखिए आकिब जी 25 में नहीं है, 9 के 25 में है। एफआर मतलब फंडामेंटल रूल्स का रूल नंबर है 9, उसका सब रूल नंबर है 25, है ना। रूल नंबर 9 में हमारा डेफिनेशन बताया गया, उसी के 25 में स्पेशल पे अलाउंस के बारे में बताया गया। पर्सनल पे के बारे में कहाँ पे बताया गया था? पर्सनल पे के बारे में 2-3 केस होता है जहाँ पे पर्सनल पे मिलता है, तो 9 के 23 में पर्सनल पे के बारे में बताया गया था। अच्छा बताइए, कोई सैंक्शन हुआ कितने दिन बाद वो आपका नल एंड वॉइड हो जाएगा, है ना? कितने दिन बाद हो जाएगा? 12 महीने बाद वो आपका नल एंड वॉइड हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से हम लोग 31-32 तक देखे हैं। आज हम लोग आज के क्लास में जो जीएफआर का रूल 33 है वहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 33। अब रूल नंबर 33 पे क्या बताया गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग एक एक करके, है ना। रूल 33 क्या बता रहा है? रिपोर्ट टू लॉस, रिपोर्ट टू लॉस। अगर किसी भी प्रकार का लॉस होगा डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को, उस जगह पे उस लॉस का हमको रिपोर्ट करना रहता है। कौन सा केस में लॉस करेंगे उसके बारे में आपका यहाँ पे बताया गया। क्या बोला गया? बोला गया एनी लॉस और शॉर्टेज ऑफ पब्लिक मनी, डिपार्टमेंटल रेवेन्यू, रिसीप्ट्स, स्टैम्प्स, अफीम, स्टोर्स, other property held by or on behalf of government, irrespective of the cause of loss, manner of detection, shall be immediately reported by the subordinate authority concerned to the next higher authority, as well as to the statutory audit officer and to the concerned principal accounts officer, even when such loss has been make good by the party responsible for it। अब फंडा क्या हुआ? तो बोला जा रहा है कभी भी किसी भी जगह पे अगर कोई लॉस होता है, यहाँ पे सर्टेन एग्जेम्पशन दिया गया कि कौन सा केस में हमको ये लॉस को रिपोर्ट नहीं करना है ना। बोला गया पिटी लॉस, पिटी लॉस जो है उसको हमको रिपोर्ट नहीं करना है। मतलब कितना अमाउंट? तो बोला गया पिटी लॉस मीन्स लॉसेस ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग ₹10,000। अगर किसी पर्टिकुलर केस में गवर्नमेंट का जो लॉस हो रहा है वो अप टू ₹10,000 है, अगर 10,000 तक का अमाउंट है, तो इस केस में ये लॉस को नीड नॉट बी रिपोर्टेड, नीड नॉट बी रिपोर्टेड टू होम, किसके पास? ये जो ऊपर में दिया गया अथॉरिटी है इनके पास हमको रिपोर्ट करने का आवश्यकता नहीं है। तो उसके भीतर कौन कौन है? तो देखिए यहाँ पे हमारा बताया गया एक ऑडिट ऑफिसर, है ना। एक बताया गया हमारा ऑडिट ऑफिसर जिसको हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफिसर। फिर बोला गया प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर, प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर, है ना, प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर। इन दोनों के पास और साथ में जो हमारा हायर अथॉरिटी है, इसके साथ किसके पास? जो कंसर्न्ड हायर अथॉरिटी है। तो किसी भी ऑफिस में, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे, अब देखिए जब जीएफआर का बात करते हैं तो ये खाली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा डिपार्टमेंट को कवर करता है, इंक्लूडिंग रेलवे इसमें इंक्लूडेड है या नहीं बताइए। स्क्रीन तो विजिबल होना चाहिए भाई। देवेंद्र जी, सीताराम जी, एक बार कंफर्म करिए स्क्रीन, वेदर द स्क्रीन इज विजिबल और नॉट। अभिजीत जी बोला यस, बाकी लोग? बिल्कुल विजिबल है ना। अच्छा, अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है देवेंद्र जी तो एक बार आप रिकनेक्ट कर लीजिए, विजिबल होना चाहिए, है ना, विजिबल ना। ओके चलिए, तो फंडा क्या हुआ? हम देखें कि गवर्नमेंट को कोई लॉस हुआ है, गवर्नमेंट का किसी डिपार्टमेंट को कोई लॉस हुआ है। अब ये लॉस जो है बहुत जगह पे हो सकता है ना। कैसे? तो बोला जा रहा है जैसे मान लीजिए लॉस और शॉर्टेज ऑफ पब्लिक मनी, जो पब्लिक मनी है, पैसा है, किसी ऑफिस में कैश का शॉर्टेज हो गया,
है ना। तो ये कैश का शॉर्टेज जो है हमको रिपोर्ट करना रहेगा। डिपार्टमेंट का कोई रेवेन्यू है, जिस जगह से किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कोई रेवेन्यू मिलने वाला था, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, गवर्नमेंट अथॉरिटी से या फिर पब्लिक से कुछ रिसिप्ट पैसा उनको मिलने वाला था। डिपार्टमेंट का मान लीजिए स्टैंप लॉस हो गया, या फिर नारकोटिक डिपार्टमेंट के पास मान लीजिए अफीम सीज किया हुआ था किसी पर्टिकुलर जगह से, या फिर उनके पास कुछ अफीम था वो मान लीजिए लॉस हो गया, चुरा लिया गया, कुछ और हो गया, है ना। इस प्रकार से कोई भी स्टोर्स, कोई भी प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हेल्ड किया जाता है, अगर वो खो जाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कॉज ऑफ लॉस, कैसे खोया, कैसे लॉस हुआ, ये मैटर नहीं करता। इस लॉस को कैसे हमने आइडेंटिफाई किया, ये मैटर नहीं करता। दो चीज हमको देखिए, कॉज ऑफ लॉस डजंट मैटर, मैनर ऑफ डिटेक्शन डजंट मैटर, इट इज द रोल ऑफ द सबऑर्डिनेट अथॉरिटी कंसर्न टू रिपोर्ट टू द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी, है ना। तो ये नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को इंटीमेट करना किसका काम है, तो बोला जा रहा है जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है उनका काम है। अब बोला जा रहा है कि अगर 10,000 और एबोव, 10,000 के एबोव अमाउंट का, 10,000 के एबोव अमाउंट का लॉस होगा, उस जगह पे हम किसको किसको रिपोर्ट करेंगे, तो बोला भैया तुमको 3 जगह पे रिपोर्ट करना है। किसको किसको, एक हो गया आपका हायर अथॉरिटी, एक हो गया हमारा हायर अथॉरिटी। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के केस में हम लोग करेंगे तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट को बिल्कुल इन्फॉर्म करेंगे, है ना। फिर किसको करेंगे, तो बोला जा रहा है जो ऑडिट ऑफिसर है, जो ऑडिट ऑफिसर है उनके पास हम ये रिपोर्ट करेंगे। फिर किसको करोगे, तो बोला जा रहा है अकाउंट्स ऑफिसर है उनको भी हम रिपोर्ट करेंगे। तो हायर अथॉरिटी, ऑडिट ऑफिसर जिनको स्टैट्यूटरी पावर यहाँ पे दिया गया है ना, स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफिसर यहाँ पे बोला जा रहा है, और प्रिंसिपल ऑडिट ऑफिसर, है ना। स्टैट्यूटरी को किस कारण से यहाँ पे जोड़ा हुआ है, इसका कोई क्लियर रीजन मेरे पास नहीं है ना, कि भाई इस कारण से बोला जा रहा है, बट हम लोग याद कर लेंगे साव और पाव, है ना। किसको किसको हम इन्फॉर्म करेंगे, हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेंगे, उसके साथ साव और पाव को इन्फॉर्म करेंगे। साव मतलब हो गया स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफिसर, और पाव मतलब हो गया प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर, ठीक है। हायर अथॉरिटी साव पाव को रिपोर्ट करना है, हायर अथॉरिटी साव पाव को रिपोर्ट करना है, याद कर लीजिए मेरे साथ दिमाग में, हायर अथॉरिटी साव पाव को रिपोर्ट करना है। 33 के 1 बताता है कौन सा केस में, लॉस फ्रॉड अगर 10,000 एक्सीड कर जाता है उस केस में, 10,000 तक अगर रहेगा तो रिपोर्ट नहीं करना है। अगर किसी प्रकार से असेसमेंट में कोई गलती हो गया था जिसको हायर अथॉरिटी ने बाद में पकड़ लिया, है ना, या फिर मान लीजिए कोई ऐसा क्लेम था जो टाइम बाउंड था, मतलब टाइम आपका मान लीजिए खत्म हो गया, जिस कारण से वो क्लेम जो है खराब हो गया, है ना, तो ऐसा केस में हमको रिपोर्ट करने का आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम द पेटी लॉस वेयर द वैल्यू एक्सीड्स ₹10,000, अगर 10,000 एक्सीड कर जाएगा तो हम क्या करेंगे, हायर अथॉरिटी शाओपाओ को रिपोर्ट करेंगे, याद रहेगा, हायर अथॉरिटी शाओपाओ को रिपोर्ट करेंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 33 के 2 में। 33 के 2 में क्या बताया गया, बोला गया केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस इरेगुलरिटीज शैल बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर, चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंसर्न एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। तो कोई भी केस जहां पे कोई सीरियस इरेगुलरिटीज इन्वॉल्व है, कोई भी ऐसा केस जहां पे कोई सीरियस इरेगुलरिटीज इन्वॉल्व है ना, दैट शैल बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ फिनेंशियल एडवाइजर। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में हम लोग बोलते हैं एएस एंड एफ, एडिशनल सेक्रेटरी एंड फिनेंशियल एडवाइजर। इसके साथ किसको, तो बोला जा रहा है आप भाई आपके कंसर्न अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कुछ डिपार्टमेंट है जहाँ पे फिनेंशियल एडवाइजर का पोस्ट है, कुछ डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ पे चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी का पोस्ट है। तो वो डिपार्टमेंट के वाइज डिपेंड करेगा, जहाँ पे फिनेंशियल एडवाइजर का पोस्ट होगा वहाँ पे फिनेंशियल एडवाइजर के पास जाएगा, जहाँ पे चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी का पोस्ट होगा वहाँ पे चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी के पास इसका रिपोर्ट किया जाएगा, है ना। इसके साथ अब ये दोनों को तो हम रिपोर्ट करेंगे ही, इसके साथ जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस का, इनके पास जाएगा ही जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा मॉनिटरी रिलेटेड डिफरेंट मैटर्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के द्वारा ही गवर्न किया जाता है, देखा जाता है, जिस कारण से
कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जिसको हम लोग सीजीए भी बोलते हैं, उनके पास रिपोर्ट किया जाएगा। तो सीरियस इरेगुलरिटीज आपसे सवाल पूछा जा सकता है, सीरियस इरेगुलरिटीज होगा तो किसको किसको बताया जाएगा? तो भाई हम बताएंगे फिनेंशियल एडवाइजर को या फिर चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी को। इसके साथ किसको बोलेंगे? तो जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है फिनेंस मिनिस्ट्री का, उनके पास भी इसका रिपोर्ट जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आता है रूल 33, जहां पे बोला गया 33 के 3 में, जहां पे 2 स्टेज रिपोर्ट ऑफ लॉस, इसके बारे में बताया गया। ये रूल थोड़ा याद कर लीजिएगा कि 333 में 2 स्टेज रिपोर्ट के बारे में बताया गया। 333 में 2 स्टेज रिपोर्ट्स के बारे में बताया गया है ना। 333 मतलब 33 के 3 में इसके बारे में बताया गया। क्या क्या बोला गया? बोला कि रिपोर्ट ऑफ लॉस कंटेम्पलेटेड इन सब रूल 1-2 शैल बी मेड एट 2 स्टेजेस, है ना। ये जो सब रूल 1 में सब रूल 2 में हम देखे हुए हैं, इस प्रकार का जो केसेस है, जब रिपोर्ट हम बनाएंगे तो इसको 2 स्टेजेस में बनाएंगे। एक तो होगा इनिशियल स्टेज, इनिशियल रिपोर्ट, दूसरा होगा फाइनल रिपोर्ट। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है इनिशियल रिपोर्ट शुड बी मेड एज सुन एज ए सस्पिशन अराइजेस दैट ए लॉस हैज टेकन प्लेस। जब भी आपके मन में, कंसर्न अथॉरिटी के मन में ये संदेह होगा कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, दया पता लगाओ, जब ये शक, ये संदेह आपके मन में आ गया, द इनिशियल रिपोर्ट शैल बी मेड के फलाना ऑफिस को इस तारीख में आई हैव पेड ए सरप्राइज विजिट टू दिस बीओ और दिस एसओ, है ना, वेरीफाइड द कैश एंड स्टैम्प्स एंड फाउंड दैट कैश में इतना शॉर्टेज मिला या जो भी मिला, कुछ हुआ, एक इनिशियल रिपोर्ट आपको सबमिट कर देना है कि भैया कुछ गड़बड़ है। क्योंकि ये बंदा जो है, जब भी इंस्पेक्टर आपका इंस्पेक्शन में जाता है, पैसा जो है ट्रांजिट में भेज देता है ना। तो भाई क्यों, जिस कारण से जब भी हम जाते हैं ट्रांजिट में भेज देता है, तो हमको थोड़ा इंक्वायरी करने का आवश्यकता है, तो एक इनिशियल रिपोर्ट हम यहाँ पे भेज देंगे। और जब फाइनल इंक्वायरी किया जाएगा, जब हमारा पूरा असेसमेंट हम कर लेंगे, मान लीजिए पासवर्ड वेरिफिकेशन कर लिए, या फिर मान लीजिए उस ऑफिस का थोड़ा डिटेल्स ट्रांजैक्शन वगैरह वेरीफाई कर लिए, उसके बाद हमको सबमिट करना रहता है फाइनल रिपोर्ट। तो बोला गया था फाइनल रिपोर्ट शुड बी सेंट टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इंडिकेटिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ लॉस। किस प्रकार का लॉस हुआ है और कितना लॉस हुआ है, ये सारा चीज हमको बताना है। कहाँ कहाँ पे गलतियां हुआ है, कहाँ कहाँ पे नेग्लेक्ट ऑफ रूल हुआ है ना। और उसके बाद बाई विच द कॉज लॉस हैज बीन कॉज्ड एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रिकवरी। तो हमको क्या क्या उल्लेख करना पड़ेगा अपना फाइनल रिपोर्ट पे, तो देख लीजिए। तो बोला गया पहले नेचर ऑफ लॉस, नेचर ऑफ लॉस मतलब किस प्रकार का नुकसान हुआ था, क्या मिसअप्रोप्रिएशन टेम्पोररी था, क्या मिसअप्रोप्रिएशन परमानेंट था, क्या ये अनइंटेंशनल था, इंटेंशनल था, ये हमको इंटीमेट करना है। दूसरा, जो एरर या फिर नेग्लेक्ट ऑफ रूल, है ना, नेग्लेक्ट NEGLECT, नेग्लेक्ट ऑफ रूल कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे? देखिए, जब भी कोई गड़बड़ी होता है तो कुछ ना कुछ रूल को हम वायोलेट करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, उसी कारण से हमारा लॉस होता है। तो कौन सा जगह पे गलती हुआ था या फिर रूल को मैंने नेग्लेक्ट किया था जिस कारण से ये लॉस हुआ था, उसको हमें यहाँ पे शामिल करना है अपनी रिपोर्ट में। फिर क्या रिपोर्ट में शामिल करना है? तो बोला जा रहा है प्रोस्पेक्ट ऑफ रिकवरी। जब भी कोई लॉस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है कि जो डिलिंक्वेंट ऑफिशियल है, जो जिन आपका मान लीजिए एक्यूज्ड ऑफिशियल है, जिसने गड़बड़ी किया, जिनके एंड पे ये नेग्लेक्ट ऑफ रूल हुआ था, उनसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, रिकवरी करते हैं। तो कितना रिकवरी का संभावना है, इसको भी हमको यहाँ पे इंटीमेट करना है, लिख के देना है ना। याद रहेगा, रूल 33 का 3 बताता है 2 स्टेज रिपोर्ट ऑफ लॉस के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग 33 के 6 में, जहां पे बोला गया रिकवरी ऑफ लॉस। क्या बोला जा रहा है, देखिए देख लेते हैं हम लोग भाई। बोला जा रहा है इन केसेस ऑफ लॉस टू द गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ culpability of government servant, the loss should be borne by the central government department और स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न विथ द ट्रांजेक्शन, है ना। तो बोला जा रहा है जब भी गवर्नमेंट को कोई लॉस होगा, है ना, गवर्नमेंट को, इन केस ऑफ गवर्नमेंट को कोई लॉस हुआ है गवर्नमेंट सर्वेंट का किसी गलती के कारण से, तो वो उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है उसको बियर करना रहता है।
बट ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जब बीआर करेगा ये खुद से नहीं करता है। कैसे करता है? तो बोला जा रहा है इसके लिए वो रिकवरी करता है। कैसे रिकवरी करेगा? हम यहाँ पे देखेंगे जो डिलिंक्वेंट ऑफिशियल है किसके एंड पे गलती हुआ, फिर वहां से हम लोग रिकवरी करेंगे। बोला जा रहा है किसी भी प्रकार का रिकवरी अगर किया गया, इफ एनी रिकवरीज आर मेड फ्रॉम द एरिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन कैश, द रिसिप्ट शैल बी क्रेडिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, है ना। तो ये जो पैसा है ये गवर्नमेंट के खाते में डाल दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का लॉस हुआ था तो गवर्नमेंट खाते में हम डाल देंगे, ताकि बाद में वहां से कुछ जो भी उनका सेटलमेंट है वो किया जाए, है ना। तो ये 33 के 6 में बताया गया। फिर क्या बोला जा रहा है 33 के 7 में? बोला जा रहा है ऑल केसेस इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ गवर्नमेंट मनी arising from erroneous or irregular issue of check or irregular accounting of receipt will be reported to the CGA along with circumstances leading to the loss so that remedial action may be taken। अब बोला जा रहा है ऐसा किसी भी प्रकार का लॉस जो गवर्नमेंट का हुआ है, किस कारण से? कि हमने किसी भी प्रकार का चेक रिलेटेड फ्रॉड यहाँ पे हुआ था, या फिर अकाउंटिंग रिलेटेड फ्रॉड हुआ था, किसी भी प्रकार का जगह से कोई रिसिप्ट वगैरह हमको हो रहा था, कोई पैसा हमको मिल रहा था और वहाँ पे किसी भी प्रकार का घोटाला गड़बड़ी हुआ है। इस प्रकार का घटना अगर होता है चेक से या फिर अकाउंटिंग ऑफ रिसिप्ट से, उस जगह पे इसको रिपोर्ट करना रहेगा किसके पास? सीजीए के पास। सीजीए किसके अंडर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। इनके पास क्यों रिपोर्ट करेंगे? तो बोला जा रहा है ये बंदा क्या करेगा, ये रिमेडियल एक्शन लेगा कि कहाँ कहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमारा घर पे अगर खिड़की खुला हुआ रहता है, बाहर से अगर हवा आने लगता है तेज, तो हमको क्या करना रहता है? ये खिड़की बंद करना रहता है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे खिड़की है, उसके बाद हम उसको बंद करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जब रेवेन्यू का लीकेज होता है तो हम देखते हैं कि वो कौन सा जगह है जहाँ पे रूल का कुछ लूपहोल है जिसका फायदा उठा के गवर्नमेंट का लॉस हो रहा था। जैसे आप देखिएगा आज आज से मान लीजिए 10 साल पहले, 8 10 साल 12 साल पहले टीडी अकाउंट का एक बार ऐसा हुआ था, देखे थे टीडी अकाउंट। टीडी अकाउंट को क्या कर दिया गया था? आपका जो प्रीमेच्योर क्लोजर है वो आपका नो लिमिट था, कभी भी किया जा सकता है ना, नो प्रेस्क्राइब लिमिट था, है ना। रिकवरी पनिशमेंट दे के ही होगा ऐसा मैंडेटरी नहीं है। रिकवरी फ्रॉम पे जो है वो खुद एक पनिशमेंट ही है। अगर किसी से भी पे से रिकवर वगैरह किया जाएगा तो वो पनिशमेंट ही होता है ना। और अदरवाइज ऐसा भी नहीं है, मान लीजिए किसी कारणवश कभी ऐसा हुआ गवर्नमेंट सर्वेंट से रिकवर कर लिया गया, हमेशा पनिशमेंट होगा ऐसा भी नहीं है। अगर चार्जशीट करके हम उनको पनिशमेंट देते हुए अंडर सीसीए का रूल 11 कि तुमको ये रिकवरी ऑफ पे का पनिशमेंट दिया जा रहा है तो अलग इशू है। अदरवाइज मान लीजिए किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को ऐसा इंस्ट्रक्ट भी किया जा सकता है कि आपके एंड पे इतना लॉस हुआ है तो ये पैसा आप अपने गवर्नमेंट खाते पे जमा कर दीजिए, और बंदा ने जमा कर दिया, है ना। तो अगर उन्होंने सुमोटो जमा कर दिया कोई इशू नहीं है। जैसे केसेस हम बता रहे हैं आपको इंस्टेंस, जैसे मान लीजिए एक एसएसपी के साथ मैं गया था इंस्पेक्शन में। अब एक ऑफिस में मैं गया, जाने के बाद उस जगह पे क्या था, हम लोग जब गए तो देखिए उस टाइम पे पार्ट ऑफ कैश रखा जाता था। अब पार्ट ऑफ कैश में क्या हुआ, उस जगह पे मिला कि जो पोस्ट मास्टर था वो बड़ा शातिर था। उनको जब पता चला कि एसएसपी सर आ रहे हैं तो तुरंत उन्होंने क्या किया, छुट्टी लेके भाग गया। और एक पीए था जो बंदा फंस गया। अब पीए के पास हम लोग जब इंक्वायरी किए तो देखे 20,000 22,000 के आसपास पार्ट ऑफ कैश है। तो एक्चुअल में पैसा जो है वो आपका था नहीं, केवल भाउचर्स वगैरह मान लीजिए था, है ना, पार्ट ऑफ कैश में दिखाया हुआ था। अब उसका भी प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं था, प्रॉपर कारण नहीं था कि कैसे पार्ट ऑफ कैश बना, उसका कोई सैंक्शन नहीं था। तो एसएसपी सर थोड़ा खतरनाक थे, उन्होंने बोला तुरंत के रिकवर करो। अब उनको तुरंत बोल दिया गया इंस्ट्रक्शन कि भाई पैसा पे कर दो, तो उन्होंने पैसा पे कर दिया। इसके लिए उनको किसी भी प्रकार का अलग से पनिशमेंट वगैरह कुछ इशू नहीं किया गया। बट अगर मान लीजिए उन्होंने बोला कि नहीं हम ये पे नहीं करेंगे, उस जगह पे उनसे रिकवर करने के लिए हमको पनिशमेंट देने का आवश्यकता हो सकता है ना। चलिए आगे आते हैं हम लोग। आगे क्या बोला गया, लॉस ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर, थेफ्ट, फ्रॉड
ये सब जो है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए लॉस ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर, थेफ्ट एंड फ्रॉड, इसमें दो रूल दिया गया, एक 34 और एक 35। 34 में बताया गया किसके बारे में? 34 में बताया गया मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, और 35 में क्या बताया गया? तो ये बताता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, है ना। तो याद रखना है, ये वाला रूल आप लोग याद कर सकते हैं, ये रूल आपसे पूछा जा सकता है, ये रूल पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का अगर लॉस हो जाता है ड्यू टू फायर, थेफ्ट, फ्रॉड, है ना, तो हम याद रखेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी पहले आएगा, फिर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए जैसे भी मान लीजिए घर पे अगर किसी का आग लग गया, तो आप घर को हिलाइएगा या फिर मान लीजिए घर को बचाइएगा, या फिर पहले प्रयास करिएगा बाइक बाइक जो है जितना सामान है बाहर निकाल देते हैं, है ना। हम पहले प्रयास करेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी जो है, जैसे हमारा कैश है, जैसे हमारा मान लीजिए टीवी, फ्रिज है, इसको हम तुरंत हटा सकते हैं, तो भैया पूरा बिल्डिंग को तो हिला नहीं पाएंगे, तो पहले प्रयास करेंगे कि मूवेबल प्रॉपर्टी को हटा दे, इसलिए पहले मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया, है ना। तो ये कहाँ पे बताया गया? तो ये आपका बताया गया 34 में, ठीक है। लॉस ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर, थेफ्ट एंड फ्रॉड, इसके बारे में जो मूवेबल प्रॉपर्टी है इसके बारे में 34 में बताया गया। ये अमाउंट याद रख लीजिएगा 50,000। ये सवाल आपसे पूछेगा, पहला रूल नंबर हो गया, दूसरा अमाउंट हो गया, बस यही दो सवाल है जो है यहाँ से पूछेगा, बाकी कुछ नहीं पूछेगा। क्या बोल रहा है? ऑल लॉसेस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, all losses of movable property above the value of rupees 50,000 due to suspected fire, theft, fraud shall be reported to the police for investigation। invariably मतलब फटाफट, तुरंत, without any delay, है ना, टू द पुलिस फॉर इन्वेस्टिगेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। तो जब भी किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का लॉस हो जाएगा, चाहे वो आग लग के हो, चाहे वो चोरी हो के हो, चाहे वो फ्रॉड हो के हो, तो मैटर शैल बी रिपोर्टेड टू द पुलिस इमीडिएटली, है ना। तो 50,000 एक्सीड हो जाएगा तो तुरंत हमको पुलिस को इंटीमेट करना रहेगा। बोला कि ऑल कंसर्न शुड असिस्ट द पुलिस इन देयर इन्वेस्टिगेशन, जो भी ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल उस ऑफिस में रहेंगे, ये उनका ड्यूटी है कि वो पुलिस ऑफिसर को सपोर्ट करे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ए फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पुलिस अथॉरिटीज। अब पुलिस हमारा ऑफिस को आया, इन्वेस्टिगेशन किया, क्या क्या उनको मिला, उनका जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसका एक कॉपी हमको रिसीव करके रख देना है। ये मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए बताया गया। अब आते हैं हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। क्या बोला गया? बोला कि ऑल लॉस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी exceeding rupees 50,000 such as building, communications, other works caused by fire, flood, cyclone, earthquake or any other natural cause shall be reported at once by the subordinate authority to the government using यूजुअल चैनल, है ना। तो ये मैटर जो है सबॉर्डिनेट अथॉरिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाना है, और कैसे पहुंचाना है? जो यूजुअल चैनल बनाया हुआ है, हम सुपरिटेंडेंट के पास रिपोर्ट करेंगे, सुपरिटेंडेंट जो है मान लीजिए रीजन में या सर्कल में रिपोर्ट करेंगे, वहां से डीजी पोस्ट के पास जाएगा, वहां से मान लीजिए फिनेंस मिनिस्ट्री के पास या फिर पीएमओ के पास जाएगा। तो ये सारा हमारा चैनल बनाया हुआ है। दो जगह पे अंतर देखिए, यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी का अगर लॉस होता है, आग के कारण हो, चोरी के कारण हो, फ्रॉड के कारण हो, मैटर किसको हमने रिपोर्ट किया, ये आपसे सवाल पूछेगा। ये सवाल आपसे पूछेगा कि ये मैटर किसको रिपोर्ट करना है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हमको पुलिस के पास रिपोर्ट करना है। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया तो हमने पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया, यहाँ पे रिपोर्ट किसको किया गया? गवर्नमेंट को किया। अब गवर्नमेंट को कैसे करेंगे? तो जो यूजुअल चैनल बना है, मतलब थ्रू प्रॉपर चैनल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचेगा। सीधा हम मोदी जी को चिट्ठी नहीं लिखेंगे कि हमारा ऑफिस में ये बड़का ये हो गया, है ना, ये प्रॉपर चैनल में जाएगा। ठीक है, क्लियर है। फिर क्या बोला गया? अदर लॉस, मतलब मान लीजिए 50,000 से नीचे का जो अमाउंट है, अप टू 50,000 जो अमाउंट हो गया, इसको हम क्या करेंगे? तो शुड बी इमीडिएटली ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ नेक्स्ट हायर अथॉरिटी। 500 रुपए का भी लॉस हो गया तो द मैटर शैल बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ नेक्स्ट हायर अथॉरिटी। क्लियर है? कहाँ पे बताया गया? रूल 35 में इसके बारे में बताया गया। आगे आते हैं हम लोग रूल 36। क्या बोला गया? रिपोर्ट टू ऑडिट एंड अकाउंट ऑफिसर आफ्टर फुल इंक्वायरी ऑफ लॉस ए कॉपी ऑफ रिपोर्ट शैल बी फॉरवर्डेड टू द ऑडिट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर। ये सवाल पूछा जा सकता है कि जब लॉस वगैरह होता है आपका किसी भी प्रकार का, कौन सा एग्जाम्पल का बात कर रहे हैं ज्ञानेंद्र जी? कौन सा वाला एग्जाम्पल का बात कर रहे हैं? ये वाला बिल्डिंग वगैरह का?
इसमें भी बहुत ज़्यादा आपका कुछ है नहीं। जैसे मान लीजिए आप पोस्ट ऑफिस का मेरा बिल्डिंग है ना, मान लीजिए पोस्ट ऑफिस का ही मेरा बिल्डिंग है और बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया और एक रूम जो है टूट पड़ा, गिर पड़ा, खराब हो गया, है ना, डैमेज हो गया, या फिर किसी पोस्ट ऑफिस में आग लग गया, है ना, साइक्लोन में कुछ गड़बड़ हो गया, अर्थक्वेक में कुछ हो गया, नेचुरल कॉज में कुछ हो गया, अगर जो लॉस होता है उसका अमाउंट जो है 50,000 एक्सीड कर जाता है, द मैटर किसको रिपोर्ट किया जाएगा, शैल बी रिपोर्टेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर 50,000 के नीचे रहेगा तो किसके पास रिपोर्ट करेंगे, तो जो मेरा हायर ऑफिसर है, सुपरिटेंडेंट है, उनके पास हम रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट को एड्रेस नहीं करना है, आप अपने हायर ऑफिसर्स को ही इंटीमेट करिएगा, ये प्रॉपर चैनल पे चला जाएगा उनके पास। ठीक है, आगे रिपोर्ट टू द ऑडिट एंड अकाउंट ऑफिसर, ये भी हम लोग देखें कि जब फुल इंक्वायरी हो जाएगा, हमने देखा था 2 स्टेज में होता है, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगा कि जब भी ये मैटर कंटेम्पलेटेड होगा ना कि भाई यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इनिशियल रिपोर्ट हम भेज देंगे और फाइनल रिपोर्ट लास्ट में जाके भेजा जाएगा। तो जब फाइनल रिपोर्ट भेजेंगे, फुल इंक्वायरी हो गया, उसका एक कॉपी हमको ऑडिट ऑफिसर को भेजना है और अकाउंट्स ऑफिसर को भी भेज देना है। ठीक है, रूल 37 बता रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉस। क्या बोला जा रहा है, एन ऑफिसर शैल बी हेल्ड पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस सस्टेन्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू फ्रॉड और नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट। आपके पार्ट में कोई रूल का अगर वायोलेशन होता है, नेग्लिजेंस अगर होता है, आपके एंड पे, हमारे एंड पे अगर कोई फ्रॉड होता है, इस कारण से जो गवर्नमेंट सर्वेंट, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल के गलती के कारण ये फ्रॉड होगा, नेग्लिजेंसी के कारण ये फ्रॉड होगा, ही और शी शैल बी हेल्ड पर्सनली रिस्पॉन्सिबल, उनको पर्सनली रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। कहाँ पे बताया गया, रूल 37 में बताया गया। ठीक है, आगे आते हैं रूल 38, जहाँ पे बताया गया प्रॉम्प्ट डिस्पोजल ऑफ केसेस ऑफ लॉस। जब किसी भी प्रकार का लॉस होता है, उसका प्रॉम्प्ट डिस्पोजल करना भी आवश्यक हो जाता है। क्या बोला गया, एक्शन एट ईच स्टेज, जैसे डिटेक्शन, रिपोर्टिंग, राइट ऑफ, फाइनल डिस्पोजल इन केसेस ऑफ लॉस इंक्लूडिंग एक्शन अगेंस्ट delinquent official, remedial measure should be completed promptly with special attention to the action against delinquent official and remedial measure taken to strengthen the control system। फंडा क्या हुआ, बोला गया जब भी किसी जगह पे, किसी ऑफिस में फ्रॉड डिटेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा समय हम लोग लगाते हैं क्लेम सेटलमेंट में, है ना, बट यहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं भाई, जब भी कहीं पे गड़बड़ होता है तो तुरंत उसको डिटेक्शन तो मान लीजिए आपको जल्द से जल्द करना है ही, है ना, और जब भी डिटेक्ट वो हो जाएगा, आपको एज सुन एज पॉसिबल रिपोर्ट करना है। किसी पार्टिकुलर अमाउंट जो रिकवर होने वाला नहीं है, ई रिकवरेबल है, उसको हमको राइट ऑफ करना है, तो ये राइट ऑफ भी हमको तुरंत करना है। फाइनल डिस्पोजल करना है, पेमेंट वगैरह करके जो भी है हमको तुरंत कर देना है। गवर्नमेंट ऑफिशियल जिसके इनमें गलती है, तुरंत हमको उसको आइडेंटिफाई करना है और जो भी एक्शन उनके अगेंस्ट में लेना है वो सुइटेबल एक्शन हमको लेना है। और इस लॉस और फ्रॉड से बचने के लिए जो रिमेडियल एक्शन हमको लेना है, उसको भी हमको एज अर्ली एज पॉसिबल लेना रहेगा। क्लियर है, तो ये बात कहाँ पे बताया गया, रूल 38 में बताया गया प्रॉम्प्ट डिस्पोजल ऑफ केसेस ऑफ लॉस। हम जानते हैं रूल 38 जितना जल्दी होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट उतना खुश होता है, इसलिए याद रखिए रूल 38 में क्या बताया गया, प्रॉम्प्ट डिस्पोजल के बारे में। याद रहेगा रूल 38 में क्या बताया गया, प्रॉम्प्ट डिस्पोजल के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर क्या बोला गया, रूल 39 डिमांड फॉर इंफॉर्मेशन बाय ऑडिट और अकाउंट्स ऑफिसर। ये कर सकते हैं, डिमांड कर सकता है, आपसे हमसे मांग सकता है। क्या बोला जा रहा है, ये सबऑर्डिनेट अथॉरिटी शैल अफोर्ड all reasonable facilities to the audit officer and pay and accounts officer for discharge of his function and furnish fullest possible information required by him। अब हम काम कर रहे हैं एक सब ऑफिस में, डिवीजन में, हेड ऑफिस में, जहाँ पे भी हो, और ऑडिट ऑफिसर को इंक्वायरी करना है, अकाउंट्स ऑफिसर को उनके ऊपर इंक्वायरी करना है हमारे ऊपर, इसके लिए उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो बोला गया जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी रहेंगे हम में से, ये उनका ड्यूटी है कि वो रीजनेबल फैसिलिटी, देखिए सारा फैसिलिटी देने के लिए नहीं बोला, बोला कि जो रीजनेबल फैसिलिटी है, मतलब दिया जा सकता है, ऐसा नहीं कि भाई वो मांग लिया तो कुछ भी दे देंगे, जान दे देंगे,
है ना। जो रीजनेबल फैसिलिटी है वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपना जो फंक्शन है उसको सही से डिस्चार्ज कर पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग रूल 40, जहाँ पे बताया गया नॉट टू विथहेल्ड एनी इंफॉर्मेशन, बुक्स और अदर डॉक्यूमेंट। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है सबऑर्डिनेट अथॉरिटी शैल नॉट विथहोल्ड एनी इंफॉर्मेशन, बुक्स और अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द ऑडिट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर। ऑडिट ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर को अगर किसी भी इंफॉर्मेशन का ज़रूरत है, किसी भी बुक, अकाउंट बुक मान लीजिए, जर्नल मान लीजिए, उसका ज़रूरत है, किसी अदर डॉक्यूमेंट का ज़रूरत है जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर के कस्टडी में है, अगर ऐसा उनके पास कोई है, ऑडिट ऑफिसर अकाउंट्स ऑफिसर को ज़रूरत है, तो भाई तुम फटाफट उसको दे दो, उसको विथहेल्ड मत करो। कहाँ पे बताया गया? रूल 40 में बताया गया। आगे आते हैं हम लोग रूल 41। क्या बोला गया? फाइल कैटेगोराइज्ड एट सीक्रेट एंड टॉप सीक्रेट, है ना। तो दो प्रकार फाइल के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, एक होता है सीक्रेट और एक होता है टॉप सीक्रेट। क्या बोला गया? बोला कि इफ द कंटेंट्स ऑफ एनी फाइल आर कैटेगोराइज्ड एज सीक्रेट और टॉप सीक्रेट एट द फाइल में बी सेंड पर्सनली टू द हेड ऑफ द ऑडिट ऑफिस। किसी भी फाइल के ऊपर अगर सीक्रेट लिखा हुआ है या फिर टॉप सीक्रेट लिखा हुआ है, ये फाइल का कैटेगरी होता है। फाइल मैंने कैसे आपका डील किया जाएगा, कितना कॉन्फिडेंशियल है, तो ये सीक्रेट और टॉप सीक्रेट अगर रहेगा तो ये हम ऑडिट ऑफिसर को बाय डेजिग्नेशन वगैरह मतलब अलग से नहीं भेजेंगे, हम उसको पर्सनली जो हेड ऑफ ऑडिट ऑफिसर है उन्हीं के पास भेजेंगे, है ना, दूसरे किसी के पास नहीं भेजा जाएगा। तो ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अगर कोई फाइल का कंटेंट जो है उसको कैटेगराइज किया गया सीक्रेट के रूप में या टॉप सीक्रेट के रूप में, ये किसके पास भेजा जाएगा, है ना, और कैसे भेजा जाएगा? तो हमको याद रखना रहेगा दिस शैल बी सेंड पर्सनली टू, ऑप्शन में कर देगा मान लीजिए ऑडिट ऑफिसर, ऑप्शन बी में कर देगा हेड ऑफ ऑडिट ऑफिसर, ऑप्शन बी में से कर देगा प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर, ऑप्शन डी में कर देगा नन ऑफ दीज। क्या होगा आंसर बताइए फटाफट से, है ना। तो बिल्कुल जो हेड ऑफ ऑडिट ऑफिस है उनके पास हमको भेजना है। हु विल डील विथ द फाइल इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एंड फॉर हैंडलिंग एंड कस्टडी ऑफ सच क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स शैल बी स्पेसिफाइड। अब ये जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन वाला फाइल है, सीक्रेट या टॉप सीक्रेट फाइल है, इसको कौन डील करेगा ये भी हमें ऑर्डर में स्पेसिफाई करना रहेगा। Who will deal with the file in accordance with standing instruction for handling and custody of such classified document shall be specified, है ना। तो इस प्रकार से फाइल अगर रहेगा हेड ऑफ ऑफिस के पास जाएगा, हेड ऑफ ऑफिस ये डिसाइड करेगा इस क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन वाला फाइल को किसके द्वारा डील किया जाएगा, कौन उसको डील करेगा, और जो भी उसको डील करेगा उसके लिए जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, गाइडलाइंस है, वो उनको फॉलो करना रहेगा। यहाँ तक रूल 41 हमारा खत्म होता है और चैप्टर 2 भी हमारा खत्म होता है ना। मेरे हिसाब से आज हम लोग यहाँ तक रखेंगे तो ठीक रहेगा। आप चैप्टर 2 को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए आज के भीतर, कल हम लोग चैप्टर 6 जो है उसको स्टार्ट करेंगे, है ना। क्या आप लोगों का क्या मत है बताइए। रूल चलिए देख लेते हैं एक बार, आकिब जी के द्वारा बताया गया। आकिब जी बड़े कमीने आदमी हैं। क्या बताया गया? बोला गया सैंक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एडिशन टू ए परमानेंट स्टैब्लिशमेंट, ए सैंक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एडिशन टू ए परमानेंट स्टैब्लिशमेंट और इन रिस्पेक्ट ऑफ एन अलाउंस सैंक्शन फॉर पोस्ट or for a class of government servant but not drawn by the officer concerned shall not lapse on expiry of 12 month। अब मान लीजिए कि किसी एक परमानेंट पोस्ट का आपका एडिशन किया गया था, ए सैंक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ ए परमानेंट स्टैब्लिशमेंट। एक जगह पे मेरा 3 पोस्ट था, उसमें क्या किया, एक और पोस्ट परमानेंटली उसमें एडिशन किया गया, है ना। फिर और इन रिस्पेक्ट ऑफ अलाउंस सैंक्शन फॉर ए पोस्ट, और किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए किसी भी अलाउंस को, किसी भी अमाउंट को सैंक्शन कर दिया गया, है ना। और फॉर क्लास ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट बट नॉट ड्रॉन बाय द ऑफिसर कंसर्न शैल नॉट लैप्स। अब जैसे मान लीजिए हम लोग अगर इस प्रकार से मान ले कि कोई एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है, जिनको एचआरए मिलना चाहिए, है ना, और क्या हुआ, किसी कारणवश इनको एचआरए हमने पे नहीं किया,
है ना, एचआरए हमने पे नहीं किया, ड्रॉ नहीं किया। तो बोला जा रहा है ये बंदा जो है एचआरए ड्रॉ नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि उनका डीडीओ जो है उसको पे नहीं कर रहा है। और मान लीजिए 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, अब बाद में जब ये मैटर खुला, ये आया कि नहीं ये बंदा जो है एचआरए के लिए एलिजिबल था, इंटाइटल्ड था। अब पीरियड जो है वो तो 12 महीना क्रॉस कर गया, है ना। पर बोला जा रहा है ऐसा केसेस अगर होगा उस जगह पे भी ये जो अलावेंस को सैंक्शन पोस्ट के लिए आपका दिया गया था, ये अमाउंट जो है उनको बिल्कुल मिलेगा, वापस मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये बात हमारा जो रूल 31 है इसमें बताया जाता है। ठीक है अकीब जी, आगे बढ़े हम लोग। उसके बाद आपका रूल 32 क्या बताया गया? द रिमिशन ऑफ डिज अलाउंस बाय ऑडिट एंड राइटिंग ऑफ ओवर पेमेंट्स मेड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। क्या बोला जा रहा है? द रिमिशन ऑफ डिज अलाउंस बाय ऑडिट, द रिमिशन ऑफ डिज अलाउंस by audit and write-off of overpayments made by government servant by competent authorities shall be in accordance with the provision of delegation of financial power rules and instruction issued thereunder। तो क्या बताया जा रहा है, चलिए इसको हम लोग एक बार देखते हैं अच्छे से। चलिए तो मान लीजिए ये वाला पोर्शन जो है हमको समझने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, इसको हमने कॉपी किया और देखते हैं इसको एक बार चैट जीपीटी में पोस्ट करके वो कैसे हमको मदद करता है। तो यहाँ पे हमने गया और इसको बोला एक्सप्लेन दिस रूल ऑफ जीएफआर। देखते हैं कैसे इसको एक्सप्लेन करता है, हो सकता है आपको मदद मिले, हमको मदद मिले, देख लेते हैं हम लोग एक बार, है ना। चलिए इसमें क्या क्या बोला गया? Any cancellation of audit objection or writing off of excess payment to government must be done by the आपका competent authority in with the delegation of financial power rules। चलिए एक बार देख लेते हैं इधर से क्या बताया जा रहा है। Sometimes due to clerical or administrative error, extra payment may be made to government employees. These overpayments, if unrecoverable, can be written off, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज नॉट टू बी रिकवर्ड। अब जैसे मान लीजिए हमारा केस हुआ कि कोई ऐसा केस हुआ कि हम एलटीसी में गए थे घूमने के लिए, और एलटीसी से जब हम घूम के आ गए, आने के बाद हमको हमारे ऑफिस के द्वारा 80,000 पे किया गया, और ऑडिट वाला आया, ऑडिट वाला आके ऑब्जेक्शन लगा दिया कि नहीं इसको 80,000 नहीं, इसको 75,000 जो है मिलना चाहिए था, 5,000 जो है रिकवर करना है ना। ओवर पेमेंट कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट को कर दिया गया। अब मान लीजिए कि हमारा डेथ हो गया, है ना, ऐसा केस में हमारा मान लीजिए डेथ हो गया। अब क्या हुआ, डिसअलाउ तो कर दिया गया था ऑडिट के द्वारा, बट ये अमाउंट जो है रिमिशन किया जा सकता है किसके द्वारा? जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनके द्वारा। बट ये जब अमाउंट को हम रिमिशन करेंगे, इस रिमिशन के लिए देखा जाएगा डेलीगेशन ऑफ फिनेंशियल पावर रूल, और उसके द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शन कि इस अमाउंट को राइट ऑफ करने के लिए, रिमिशन करने के लिए वो कौन सा ऑफिसर होगा जिसको परमिशन दिया गया। क्लियर है? तो इसी के बारे में हमारा रूल 32 बताता है कि कोई सर्टेन अमाउंट है जिसको ऑडिट के द्वारा डिस अलाउ कर दिया गया था, एक सर्टेन अमाउंट था जिसको ऑडिट के द्वारा डिस अलाउ कर दिया गया था, है ना। बट उसी अमाउंट को हमको क्या करना है? रिमिशन करना है, माफ करना है, राइट ऑफ ओवर पेमेंट टू गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ये कैसे होगा? तो ये होगा डेलीगेशन ऑफ फिनेंशियल पावर रूल के तहत। बट ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस पे ही होगा और डिपेंड करेगा कि कौन सा सिचुएशन है, और अगर ऐसा सिचुएशन रहेगा जहाँ पे कंप्लीटली इरिकवरेबल हो जाएगा तभी जाके ये डिसीजन लिया जाएगा, और वो डिसीजन भी डीएफपीआर के आधार पे और उसके इंस्ट्रक्शन के आधार पे ही किया जाएगा। ठीक है, अब समझ में आया, एलटीसी वाला बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। चलिए इस प्रकार से हमारा पब्लिसिटी करते रहिए, है ना। तो आगे आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, बट कल आप लोगों के लिए होम टास्क बहुत ज़्यादा है। कल एक तो आपको चैप्टर 2 पूरा रिवाइज करना है, हो सके तो कल आप लोगों का चैप्टर 2 का एग्जाम होगा। जितना हमको याद आ रहा है कि चैप्टर 2 के ऊपर मैं अलग से क्वेश्चन बना के रखा था जीएफआर का,
तो हो सकता है कल आप लोगों का इसके ऊपर भी एग्ज़ाम हो, है ना। और साथ में FRSR पढ़ लेना है फटाफट से, अच्छे से, ठीक है। कल भी मेरे थोड़ा वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कल भी लेट से ही हम लोग शुरू करेंगे जितना हमको अभी तक लग रहा है ना। तो थोड़ा सा 1-2 दिन एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग एकदम फुल स्विंग में फिर से हम लोग पढ़ेंगे। फ्रॉड केस का डिविजन का लिमिट 25,000 है नारायणन जी, 25,000 है, ठीक है। पहले 5,000 था, बाद में उसको 25,000 किया गया 2025 में, 2023 में। और उसके बाद अभी तक जितना मेरा जानकारी है और कोई रिवीजन नहीं हुआ, है ना। होना भी नहीं चाहिए, 5,000 तो 15 साल से था। क्वेश्चन रेडी है तो एग्जाम आज ही करा दीजिए। चलिए मैं देख लेता हूँ एक बार भाई, क्वेश्चन अगर मिल गया तो मैं उसको शेयर कर दूंगा, ठीक है। एक बार हमको देखने दीजिए, हालात बहुत ख़राब है हमारा आज, ठीक है। कभी भी हम सो सकते हैं, मैंने बॉडी वॉडी पेन कर रहा है और कुछ करने का मन नहीं हो रहा है। GPF एंड CGGIS का टेस्ट कब तक हो, अभी तक हुआ नहीं। चलिए ठीक है, आप लोगों को थोड़ा एडिशनल जॉब मैं दूंगा, आज नहीं बस 2 दिन वेट कर जाइए। 2 दिन हमारा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कुछ टास्क मिला हुआ है जिसको हमको ख़त्म करना है, ठीक है। तो मैं वो थोड़ा सा ख़त्म कर लेता हूँ, फिर जाके आपको सारा टेस्ट हम लोग ले लेंगे। आप लोगों से भी कुछ काम करवाना है हमको, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच।